हरे कृष्णा। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सेक्शन 10 के 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे थे, क्या बताता है? हाँ, देखिए, अगर हमें ये जानना है कि कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है या कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो आपने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखा था आईजीएसटी एक्ट का, जिसमें पॉइंट्स वैसे तो और भी थे, लेकिन मोटा मोटा ये था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर देखते हैं एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। अगर दोनों सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है तो वो इंट्रा है, नहीं तो वो इंटर है। अब इसीलिए हम लोग ये समझ रहे थे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, और प्लेस ऑफ सप्लाई 4 सेक्शंस में बताई गई है। सेक्शन 10, सेक्शन 11 गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई कवर करते हैं। सेक्शन 12, सेक्शन 13 सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई कवर करते हैं। जिसमें गुड्स में जो 10 और 11 है, 10 डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 11 बताएगा। सेम तरीके से 12 एंड 13 में बाइफर्केशन है। डोमेस्टिक के केसेस में 12 लगता है और इंटरनेशनल सर्विसेज में 13 लगता है। 10 में पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हुई। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे काम हुआ है तो प्रिंसिपल प्लेस होगा थर्ड पार्टी का। तीसरा पॉइंट भी आपने पढ़ा था कि अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो जो टाइम ऑफ डिलीवरी पे लोकेशन है वो होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे डिलीवर कर दिया। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल अपने ने देखा था लैपटॉप का कि ये बेंगलोर के थे लेकिन चेन्नई गए और वहां से लैपटॉप खरीद लिया। तो लैपटॉप अगर चेन्नई से खरीद लिया तो इनको हैंडओवर कहाँ हो गया, डिलीवर कहाँ हो गया? चेन्नई। तो चेन्नई बन गई प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बंदा भले ही जो खरीदार था ये कर्नाटका का था। और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी से बिल्डिंग परचेज करी और बिल्डिंग के साथ साथ फर्नीचर्स भी परचेज करे। अब बनी बनाई बिल्डिंग परचेज करी तो उस पर तो जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ही नहीं। लेकिन मैंने फर्नीचर भी लगा लगाया परचेज किया। मान लो मैं कानपुर का हूं, बेचने वाला बंदा दिल्ली का है और बिल्डिंग विद फर्नीचर खरीद रहा हूं गोवा में, तो लगा लगाया परचेज किया। एयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जो उसकी लोकेशन थी, अगर गोवा में था वो फर्नीचर तो गोवा है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, मान लो मेरी फैक्ट्री कानपुर में है, मैंने एक मशीन रेंट पे ली कानपुर में। तो मशीन रेंट पे लेना तो सर्विस है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में सिखाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, मैं रेंट देता जा रहा था देता जा रहा था, 2-3 साल बीते। मैंने उस बंदे से कहा कि यार ये मेरे को बेच दो ना। उसने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपए दे दीजिए, मशीन आपकी। अब जब उसने मशीन बेची तो ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री में थी। लोकेशन कहां थी? फैक्ट्री। सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जो मेरी फैक्ट्री की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो पहला वाला जहां टर्मिनेट होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो जहां वो गुड्स डिलीवर हुए जो उसकी लोकेशन है वो होगा। थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे है, जो आपने पूछा एक बार और बता दें। थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे है तो जिस थर्ड पार्टी का जो एड्रेस है, जिसको मैंने आपको एक और नाम भी बताया था, याद है आपको? वेरी गुड, बिल टू शिप टू मॉडल। कि ए जैसे एग्जांपल था, ए का बिजनेस है महाराष्ट्र में, इन्होंने ऑर्डर दिया बी को, दिल्ली वाले को, कि सी को एक गुड्स दे दो। तो बी ने सी को गुड्स दे दिए ए के डायरेक्शन पे। बी ने सी के गुड्स दे दिए, बी ने सी क्या पहुंचवा दिए, किसके कहने पे? ए के कहने पे। अब बी पता है क्या करेगा? बिल सी के नाम पे नहीं काटेगा, बिल काटेगा बी ए के नाम पे। लेकिन शिपिंग, डिलीवरी कहां करा रहा है? सी को। अब जो ए और बी में जो ट्रांजेक्शन हुआ एक तरीके से, क्योंकि पैसा तो ए देगा ना बी को,
सी तो ए को देगा। समझ पा रहे हैं आप? इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें हो रही हैं। सी ने ऑर्डर दिया ए को और ए ने सीक्रेटली बी से कहा कि तुम सी के यहाँ पहुंचवा दो। ए और बी में तालमेल है। बी ने कहा ठीक है हम पहुंचवा देंगे, हम रेट थोड़ी ना बताएंगे हम तुमको कितने में देते। मान लो सी ने ए को एसी का ऑर्डर दिया कि हमें एसी खरीदना है। अब ए ने सी से कहा सर एसी मिल जाएगा आपको। सी ने ए को ऑर्डर दिया कि हमें एसी खरीदना है। ए ने सी से कहा सर एसी मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का है। सी ने कहा ठीक है। ए ने धीमे से वो ऑर्डर बी को बढ़ा दिया। बी कंपनी था, ये डिस्ट्रीब्यूटर था। बी से ए एसी खरीदता है 80,000 का और आगे 1 लाख का बेचता, और बी से कह दिया ये एसी मेरे पास ना भिजवाना, ये एसी यहां भिजवा देना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहले हमारे पास भिजवाएं फिर हम यहां से यहां भिजवाएं, तो वो तो कॉमन ट्रांजेक्शन, उसमें तो फिर ये लगना ही नहीं है। लेकिन अगर इसने डायरेक्टली भिजवा दिया, ए ने बी से कहा कि डायरेक्टली सी के पास भिजवा दो और बिल तुम मेरे नाम पे करना है, यानी बी बिल यहां रेस कर रहा है, बिल दे रहा है ए को, लेकिन डिलीवरी कहां दे रहा है? सी को। किसके कहने पे सब काम हो रहा है? ए के। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ए का जो व्यापार है। क्लियर हो गया अब ये पॉइंट? ठीक है ना? अब इसके बाद एक और बात भी आई, कंफ्यूजन आई जब सेक्शन 10 जैसे आया, तो वो यही पॉइंट्स लाया प्लस डीई और भी लाया। लेकिन एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में तब भी बैठी हुई थी कि साहब कुछ कम क्लियर है, बहुत से डाउट्स आ रहे थे। तो लॉ मेकर एक और पॉइंट लेके आया, सी ए, यानी वैसे भी नंबरिंग अगर करें तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। और अगर हम लॉ मेकर के हिसाब से बोले तो सी के बाद उसने एक पॉइंट डाला सी ए। उसमें उसने कहा कि सर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को ओवर रूल करता है। हमने कहा क्या मतलब? कह रहा है सर ये जो ए पढ़ा आपने, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमने कहा ठीक। कह रहा और जो सी पढ़ा, बी तो अलग ही था थर्ड पार्टी वाला, उसकी बात ही नहीं कर रहे, और जो सी पढ़ा मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा? कह रहा है जो सीए पॉइंट है ये दोनों को ओवररूल करता है, यानी पहले सीए चेक होता है, फिर अगर सीए में बात नहीं बनती तब चेक होता है ए या सी। अभी आपको पूरा जिस पूरी समझा दूंगा मैं। हमने कहा सीए में तुम कहना क्या चाहते हो, हमको प्लीज बताओ। कह रहा अगर आपने गुड सप्लाई करे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी एक तरीके से B2C की सप्लाई बोल सकते हैं, या B2B भी बोले, लेकिन सामने वाला जो दूसरा बंदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है रेसिपिएंट। कह रहा है ऐसे में सर ए और सी नहीं देखेंगे, हम सीए देखेंगे। हमने कहा अच्छा, हमने सीए में तुम कहते क्या हो ये बताओ। कह रहा है सर ऐसे में हम प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे अगर आपने बिल में, इनवॉइस में उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो हम उसका रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे। अगर सप्लायर ने जो इनवॉइस काटी उसमें रेसिपिएंट का एड्रेस लिख लिया, रेसिपिएंट से पूछ के भैया आप कहाँ के हो, उसने बताया सर मध्य प्रदेश के हैं ये, तो उसने लिख दिया एड्रेस। अगर एड्रेस लिखा है इनवॉइस में तो रेसिपिएंट का जो एड्रेस है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हिच इज बी स्टेट का लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस भी नहीं लिखा है, कई बार ऐसा होता है हमने माल बेचा, बिल तो काटा, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, आप अनरजिस्टर्ड है, बिल तो कटा, एड्रेस नहीं लिखा है, आपका एड्रेस उसने नहीं पूछा, आपको बिल दे दिया उसने। एक दुकान से आपने खरीदा, उसने प्रिंट निकाला, सर 50 रुपए लीजिए, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, आपने 50 रुपए दिए। अगर एड्रेस नहीं है तो जो सप्लायर की लोकेशन है फिर हम उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब संक्षेप में कहानी बनी क्या वो सुन लो फिर, ताकि आपको समझ में तो आए लॉ मेकर कहना क्या चाहता है, क्योंकि लॉ मेकर कह के कई बार ऐसा निकल जाता है कि उसको खुद नहीं समझ में उसने क्या बोल दिया। अब सुनो, अब कहानी सीए के आने के बाद यानी ये बनती है कि सीए ए और सी को ओवररूल करता है। मतलब अगर हमने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो हम ए या सी जो भी केस होगा वो चेक करेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो ए और सी चेक नहीं करेंगे, सीए चेक करेंगे। क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में ये बंदा, सीए बंदा मतलब ए और सी को ओवररूल कर रहा है। लाइन ही यहां से शुरू है एक्ट में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्रेरी इन पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी, मतलब ओवररूल करता हुआ।
तो अब कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि यहां भले ही रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं है कि सप्लाई हुई हो रजिस्टर्ड पर्सन को, ए वाले में, सी वाले में भले ही रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं है, लेकिन सीए के आने के बाद ये समझ में आ गया कि ए और सी केवल रजिस्टर्ड के लिए बसते हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के लिए हम सीए में जाएंगे, हम ए और सी में जाएंगे ही नहीं। और सीए क्या कह रहा है? अगर सप्लाई हुई है अनरजिस्टर्ड को और उसका एड्रेस आपकी इनवॉइस में लिखा है, मेन चीज उसने ये कही, इनवॉइस में लिखा है, बिल में आपने लिखा है, बिल बोल रहे हिंदी में, हाँ, तो आपने इनवॉइस में, बिल में उसका एड्रेस लिखा है, तो रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं लिखा है, तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर पता है ये केस होगा तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और हम दो चीजें चेक करते हैं इंटर और इंट्रा निकालने के लिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लो सप्लायर है यूपी का, तो इस केस में जब एड्रेस नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी, सप्लायर भी यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी। यानी इस केस में, ये जो केस है ये वाला, जब एड्रेस नहीं होगा तो हमेशा इंट्राई बनेगी, इंटर बनेगी नहीं। और इस केस में जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वो और सप्लायर की लोकेशन जो है वो देखेंगे दोनों सेम स्टेट में होगी, तो इंट्रा, अलग अलग होगी तो इंटर। क्लियर हो गया? अब मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि ना करूं? कर देता हूं एक बार। अब ऐसे, इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं इसको, सप्लाई गुड्स की अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही है, इनवॉइस में उसका एड्रेस लिखा है तो जो उसका एड्रेस लिखा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस में उसका एड्रेस नहीं लिखा है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला, अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट मींस मतलब हुआ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि जब सीए अनरजिस्टर्ड कवर कर रहा है तो रजिस्टर्ड। तो वेयर सप्लाई में आपने मूवमेंट ऑफ गुड्स किया है तो जहां टर्मिनेट होगा वो सी पॉइंट, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और बाकी बी तो थर्ड पार्टी वाला था ही। अब इन चार में, चार बन गए ना, ए बी सी और सी ए, चार पॉइंट हो गए वैसे कहना। इन चार तक में कोई डाउट हो तो पहले पूछो, फिर डी और ई और पढ़ेंगे। हाँ पूछिए। हाँ, हमने बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें आपको ना डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। जी हाँ, बिल्डिंग में नहीं, बिल्कुल हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वो फर्नीचर की वैल्यू ऐसे में निकालेगा, और वैल्यू कैसे निकलती है वो सेक्शन 15 बताएगा। कह रहे हैं जैसे सर आपने इस वाले में एग्जाम्पल दिया कि हमने बिल्डिंग भी खरीदी बने बनाई, उसके साथ फर्नीचर भी खरीद लिया। तो हमने बिल्डिंग भी खरीदी, हमने फर्नीचर भी खरीदा, बनी बनाई बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं क्योंकि शेड्यूल 3 में, फर्नीचर पे जीएसटी, और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई आपने बता दी जहां पे ये इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे जो लगा हुआ है। ऐसे केस में सर जो वैल्यू होगी जिसपे जीएसटी लगेगा, पूरे पे तो लगेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू पे तो लगता नहीं है। तो हम फर्नीचर की वैल्यू पे निकालेंगे। फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सेक्शन 15 बताएगा, जब आगे आएगा टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई का। जैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़े वैसे एक टॉपिक आएगा आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ेंगे, उस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है? मतलब नहीं समझ पाया मैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर, जिस जो बेच रहा है उसके थ्रू। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एसी ऑर्डर किया अमेजोन पे, आपने एसी खरीदना था अमेजोन पे ऑर्डर किया, और अमेजोन वालों ने क्या कर रखा है, अपने साथ सप्लायर्स को लिस्ट कर रखा है। अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, मान लो रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने अमेजोन के साथ डील कर रखी है, अपने आप को यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। आपने ऑर्डर दिया अमेजोन को, और अमेजोन वो ऑर्डर आपका आगे बढ़ा देता है किसको? रिचा इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब आपके पास जो माल आएगा वो रिचा वाला भिजवाएगा, या तो यहां से ऐसे आके ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, बट आएगा, आपको दिखेगा कि अमेजोन के थ्रू आया। ठीक है ना? बट लोकेशन ऑफ सप्लायर ऐसे केस में क्या है, ये है। ये कौन है? ये ईसीओ है, अमेजोन वाला ईसीओ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लायर ये हो गया, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर जहां का होगा, मान लो यूपी का है तो यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई अभी इतना सब सिखाया, उनमें से जिस केस में फिट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई वहां से निकल आएगी। फिर चेक होगा सप्लायर की लोकेशन देख के, प्लेस ऑफ सप्लाई देख के कि इंटर है कि इंट्रा है।
वो अगर अपने थ्रू बेच रहा हूं, मैं समझ गया दूसरा पार्ट कि लेट से अमेजोन ने क्या कर रखा है या फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है, जैसे एग्जांपल आपने नायका का दिया कि नायका ने क्या कर रखा है, किसी और को लिस्ट नहीं कर रखा, उसकी खुद की इन्वेंट्री है, ये कहना चाहते हैं आप, खुद के स्टॉक है, वो जो लिपस्टिक और ब्यूटी प्रोडक्ट वो बेचता है, खुद के स्टॉक है, तो खुद के स्टॉक है तो वो खुद ही सप्लायर है, वो ईसीओ है ही नहीं, वो ईसीओ है नहीं, वो सप्लायर है। समझ पा नहीं बात को? जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो हम ईसीओ नहीं है, हम सप्लायर है। हम किसी के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो वो बंदा ईसीओ है। समझ पा रही हैं? तो अगर अमेजॉन खुद भी कुछ बेच रहा है तो उस गुड्स के पार्ट के लिए जो वो खुद की इन्वेंट्रीज बेच रहा है, ही इज नो मोर ईसीओ, ही इज एन सप्लायर। और जो वो किसी और को लिस्ट करके बेच रहा है तो ईसीओ है। समझ गए? तो नायका वाले केस में अगर वो खुद के गुड्स बेच रहे हैं तो ईसीओ नहीं हुए। समझ गई बात को कि नहीं है? समझ गई ना? हाँ, और कोई डाउट किसी को? अमेजॉन नहीं है इस केस में ना सप्लाई। अच्छा, वो सप्लायर है तो उसकी लोकेशन हाउस क्या होगी? जहां पे वो रजिस्टर्ड होगा। अमेजॉन को भी फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे नायका की एग्जांपल लेते हैं, नायका खुद की इन्वेंट्री बेचता है तो नायका को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना जीएसटी में, तभी तो माल बेच पाएगा। तो जहां पे वो रजिस्टर्ड है वो लोकेशन है उस सप्लायर की, नायका की। ठीक है, और कोई डाउट? पक्का क्लियर हो गया? ए बी सी और सी ए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, इंस्टॉलेशन और असेंबली। मान लीजिए सपोज करिए मेरी एक फैक्ट्री है, हमने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी है, कानपुर में फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में, मशीन खरीद रहे हैं लेट से मुंबई से, महाराष्ट्र से, और जिससे मशीन खरीद रहे हैं उससे कह रहे हैं सर आप इसको प्लीज इंस्टॉल भी करा देना अपने इंजीनियर्स के साथ। होती हैं कई कई मशीन ऐसी होती हैं कि उन्हीं को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हम चाहते हैं वो इंस्टॉल कर दें। तो एक तरीके से वो हमको दो चीजें दे रहा है, एक चीज वो हमको गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे रहा है। और आमतौर के ट्रेड में ऐसा चलता है, और जब चलता है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई का और मिक्स सप्लाई का। तो आपको क्या लगता है ये कंपोजिट सप्लाई बोले कि इसको मिक्स सप्लाई के दायरे में ले जाए? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई में फिर हमें एक प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल क्या है? वो जो गुड्स हमने खरीदे कि जो इंस्टॉल हो रहा है गुड्स, तो प्रिंसिपल सप्लाई है गुड्स, तभी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर गुड्स के कंडीशन में निकलेगी, ना कि एज पर सर्विस से। सिर्फ इंस्टॉल हो रहा होता तो सर्विस वाला बताता, सिर्फ गुड्स होते हमने खरीदे तो ये ना बता करके गुड्स के कोई और पॉइंट होता। यहाँ पे क्या है, हमने गुड्स खरीदे भी और इंस्टॉल भी कराए। ऐसे केस में जहां पे वो गुड्स इंस्टॉल हुए हैं वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे इंस्टॉल हुए हैं। सप्लायर कहां का है वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, रेसिपिएंट कहां का है वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, जहां पे वो गुड्स इंस्टॉल हुए हैं। प्लेस ऑफ असेंबली भी आप इसको बोल सकते हैं या इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? आंसर मतलब एग्जांपल देखिएगा, सूर्य नारायण फ्रॉम जमशेदपुर यानी झारखंड ऑर्डर्ड अ मशीन टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट जमशेदपुर झारखंड। इन्होंने एक मशीन ऑर्डर करी जो इनकी फैक्ट्री वहीं जमशेदपुर में, इनकी फैक्ट्री झारखंड में, वहां इंस्टॉल होनी है। द सप्लायर फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल सोर्सेज द पार्ट फ्रॉम वेरियस स्टेट। उसने अलग अलग स्टेट से सप्लायर ने पार्ट्स खरीदे, मशीन बना के इंस्टॉल करेगा, पार्ट्स खरीदे। आफ्टर विच मशीन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया जमशेदपुर झारखंड में। आगे अगर हम ना पढ़े तो आप बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां पे मशीन इंस्टॉल हुई मतलब जमशेदपुर झारखंड, और सप्लायर कहां का है? वेस्ट बंगाल का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? झारखंड। इंटर की इंट्रा, इंटर यानी लगेगा क्या बिल में? आईजीएसटी। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई होगी झारखंड एंड लोकेशन वेस्ट बंगाल की है। प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड अलग अलग है तो आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है। इजी है सर, मतलब असेंबली या इंस्टॉलेशन की सर्विसेज जहां इंस्टॉल हुआ वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था प्लेस ऑफ सप्लाई और इंटर और इंट्रा, तो मैंने आपके पॉइंट दिमाग में कुछ कंफ्यूजन डाले थे, जिसमें से एक कंफ्यूजन मैंने आपके दिमाग में डाला था कि लेट से आप फ्लाइट में जा रहे हैं और सुंदरियां आ गई हैं गॉगल्स बेचने के लिए तो क्या होने वाला है, या आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपने कुछ चलती ट्रेन में कोई सामान खरीद लिया है ना, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? भाई गुड्स है, जीएसटी लगना है, प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए, बट वो ऑन बोर्ड अ कन्वेंस में है, सप्लाई हुई है ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। ऐसे में क्या होगी? क्या जहां से वो ट्रेन या फ्लाइट चली वो होगी, कि जहां से आप चढ़े वो होगी, कि जहां से वो गुड्स चढ़े वो होगी, कि जहां वो बेचे गए
हम प्लेन रुकवाएंगे हवा में ऐसे टेम्पो में जैसे हाथ मारते हैं ऐसे करके, नीचे देखेंगे वो होगी, ऐसा तो रुकवा तो नहीं सकते। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? सप्लाई ऑन बोर्ड आर कन्वेंस, लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से क्या चढ़े थे, गुड्स जहां से चढ़े थे उस प्लेन में, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। आप जहां से चढ़े थे वो नहीं, गुड्स जहां से चढ़े थे। ट्रेन कहां से चली बन के, जैसे नहीं होता कई बार कि ये यहां से आ रही है दिल्ली होते हुए मुंबई होते हुए यहां निकलेगी, ट्रेन कहां से चल रही उससे मतलब नहीं है, कहां से वो जो आपको गुड्स बेचे गए वो कहां से चढ़े थे गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस सप्लाईज परफ्यूम, परफ्यूम बेचे, विच वॉज टेकन ऑन बोर्ड ऑन एट मुगल सराय उत्तर प्रदेश। परफ्यूम कहां से चढ़े थे? यूपी से। यानी ये ट्रेन वेस्ट बंगाल से आके दिल्ली जानी थी, बीच में यूपी पड़ा। परफ्यूम दिल्ली से वेस्ट बंगाल से नहीं चढ़े, यूपी से चढ़े। अब बताओ आपको क्या लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई? यूपी में द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुगल सराय यूपी। लेकिन ये कब, जब कब बेचे गए? चलती ट्रेन में। सप्लाई मतलब उस बोर्ड ऑफ कन्वेंस में, चलती ट्रेन से मतलब है बोर्ड ऑफ कन्वेंस। क्लियर हो पा रहा है आपको? अच्छा, अगर ये मान लो आप चढ़े होते इसमें, पर आप वेस्ट बंगाल से चढ़े होते, आपने ट्रेन पकड़ी वेस्ट बंगाल से और दिल्ली तक जाना था, बीच में यूपी पड़ा, परफ्यूम चढ़े और आपने ये परफ्यूम बस दिल्ली आने वाला था तब खरीदा, दिल्ली आ ही गया था, मान लो अभी स्टेशन नहीं पहुंचे थे, आपने खरीद लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई, आप चढ़े थे वेस्ट बंगाल से, यूपी है जहां से वो गुड्स चढ़े थे, वो है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सुंदरियों के केस में क्या होगा? जहां से वो गुड्स चले, मतलब मान लीजिए आपने एक फ्लाइट बोर्ड करी कानपुर से दिल्ली से पुणे, मतलब पुणे जाना था वाया दिल्ली थी, आप कानपुर से चढ़े, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से पुणे, पुणे पुणे पहुंचे, हॉल्ट था मान लो 1-2 घंटे का, गुड़ चढ़े दिल्ली से, आपने चलती ट्रेन में चलती फ्लाइट में खरीद लिया, मान लो चश्मा खरीद लिया, बोलो आप कानपुर चढ़े थे, जानी पुणे थी, दिल्ली जहां से वो गुड्स चढ़े हैं, भले बेचे कहीं पे भी गए हों। तो ये थी सेक्शन 10 गुड्स की सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बताता हुआ, बट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स की बता रहा था। अब मैं आपको सेक्शन 11 गुड्स के लिए लेके जाऊंगा, बट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के केस में लेके जाऊंगा। और मजेदार बात यह है कि सेक्शन 11 शुरू होते ही खत्म हो जाता है। 10 में कुछ पूछना तो नहीं किसी को? कुछ पूछना आ रहा है आपके दिमाग में, पूछिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं ओवररूल कर रहा भाई, सीए तो बिल्कुल अलग हो गया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो ये, अगर लेकिन आपने बोर्ड ऑफ कन्वेंस बेचा, तो बोर्ड ऑफ कन्वेंस में सप्लाई हुई तो सीए नहीं देखेंगे फिर, जिसका स्पेसिफिक पॉइंट बना है तो उसका स्पेसिफिक देखेंगे, जनरल नहीं देखेंगे। समझ गए? तो बोर्ड ऑफ कन्वेंस में हम सीए देखें कि ई देखें? कौन सा देखें? ई देखें। और कोई डाउट? बढ़िया डाउट था आपका, और बताइए। चलें आगे पक्का? ओके। सेक्शन 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्या लगता है आपको सरकार इंपोर्ट पे जीएसटी लगाती होगी कि एक्सपोर्ट पे? किस पे लगाना चाहती है वो, और किस पे नहीं लगाना चाहती? एक्सपोर्ट पे नहीं लगाना चाहते। तो जिस पे नहीं लगाना चाहते उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी इंडिया के बाहर, एक्सपोर्ट की प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर। और जिस पे लगाना चाहते हैं इंपोर्ट के केस में, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो रेसिपिएंट है। पढ़ के देखते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेक्शन 11 आईजीएसटी एक्ट, कई सारे आईजीएसटी एक्ट के आप पढ़ रहे हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह के हैं। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई सर क्या होगा? इज द प्लेस वेयर इंपोर्टर इज लोकेटेड, जहां का इंपोर्टर है। मतलब गुड्स मैंने इंपोर्ट करे, मैं हूं यूपी का, गुड्स आ गए सूरत में, गुजरात में, मैं वहां गया, मैंने गुड्स को क्लियर कराया और अपने साथ ले आया यूपी। समझ पा रहे हैं? गुड्स मैंने इंपोर्ट करे थे बाहर से, जापान से एक मशीन आ रही थी, मैंने सूरत में मंगवा ली, मेरे लिए वो पोर्ट थोड़ा कन्वीनियंट पड़ रहा था, लेकिन वो मैं हूं यूपी का, क्लियर कराया। सवाल आ रहा है आईजीएसटी तो देना है क्योंकि इंपोर्ट इंटर स्टेट ही होता है, इंपोर्ट कभी भी इंट्रा नहीं हो सकता, बट वो आईजीएसटी का 50% पोर्शन सेंट्रल लगती है और 50% पोर्शन रिस्पेक्टिव स्टेट को देती है। तो वो गुजरात वाले स्टेट को मिलेगा कि यूपी वाले स्टेट को मिलेगा? जहां का इंपोर्टर है, इंपोर्टर कहां का है? यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। गुजरात को तो हमने बस ऐसा पोर्ट यूज किया है,
समझ पा रहे हैं बात को? तो लोकेशन क्या होगी ऐसे केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जो लोकेशन है इंपोर्टर की, वेयर इंपोर्टर इज लोकेटेड। और सर एक्सपोर्ट के केस में क्या होगी? अच्छा, अगर एक्सपोर्ट के केस में लॉ मेकर ये लिख देता, आप समझ पाओगे तो, कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, अगर लिख देते, लिखा नहीं, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां एक्सपोर्टर लोकेटेड है, तो इंडिया बन जाती है। एक्सपोर्टर यहां है, एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्टर, मतलब मैं एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्टर कौन है? हम। सामने वाला बंदा इंपोर्टर होगा। तो अगर जैसे इंपोर्ट के केस में लिखा कि लोकेशन इंपोर्टर की जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, इंडिया में आएगी। अगर एक्सपोर्ट में भी ये लिख देता है कि एक्सपोर्टर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो फिर तो जीएसटी लग जाता। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, एक्सपोर्ट के केस में जहां पे गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी इंडिया के बाहर, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगाते, या लगाते हैं तो फिर वापस रिफंड कर देते हैं। अब बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो रिफंड हो जाता है। क्लियर हो गया? इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टर जहां लोकेटेड है। एक्सपोर्ट के केस में जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो हम इंडिया से जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जापान जो है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। और जब जापान प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हमारे यहाँ का जीएसटी हम लगाते नहीं है। तो हम पहले लगाते हैं फिर रिफंड कर देते हैं, या आपसे बॉन्ड वॉन्ड भरवा लेते हैं कि वाकई सही में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम छोड़ ही देते हैं। मतलब एक्सपोर्ट के केस में नहीं लगाते। और साथ में इसको हम लोग एक चीज और क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं, इंपोर्ट को नहीं बोलते, एक्सपोर्ट को बोलते हैं। और एक और आपने पढ़ा था, आपको याद हो तो, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसमें आपको याद हो तो जीरो रेटेड बताया था, आईटीसी भी मिल जाता है, आईटीसी में बनाई नहीं। इतना मैं लिंक किया करूं कि छोड़ दिया करूं? मतलब मैं ये लिंकेज बैठालता हूं तो आप और कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलता है? चलता है, ठीक है। आप बताते रहोगे, हम उस हिसाब से अपने आप को सुधारते रहेंगे। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 12 जो है और 13 भी दोनों ही प्लेस ऑफ सप्लाई बताने वाले हैं सर्विसेज की। गुड्स के केस में तो फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा सा आसान टास्क था लॉ मेकर के लिए बनाना, क्योंकि गुड्स एक टेंजिबल चीजें होती हैं, सर्विसेज बड़ी अनटेंजिबल सी चीज होती है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है। बट मजेदार बात यह थी कि जो पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था जीएसटी से पहले, उसमें भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था। पीओटी के रूल्स होते थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के, वहीं से उठाया लॉ मेकर ने ये प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर्विसेज के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट थोड़ा सा टफ टास्क है ना सर्विसेज के लिए। तो आइए देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की। अच्छा सर, सेक्शन 12 कब लगता है? सेक्शन 12 तभी लगेगा जब सप्लायर की लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, एज वेल एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन दोनों इंडिया में होंगी। सर अगर दोनों इंडिया के बाहर होंगी तो 12 नहीं लगेगा। समझ पा रहे? जैसे 10 और 11 था, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे, तो दोनों इंडिया में है तो 12 लग रहा है। और दोनों अगर इंडिया के, मेरी तरफ देखिए प्लीज, दोनों अगर इंडिया के बाहर है, समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, अगर दोनों ही इंडिया के बाहर हैं तो ना 12 लगेगा ना 13 लगेगा। ऐसे में हम जीएसटी काहे लगाएंगे अपना? सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया के बाहर है, ऐसे तो ना मोदी जी चले जाएंगे हम आ गए निर्मला जी के, हम आ गए जीएसटी लाओ, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी ना लगा रहे। तो सर फिर 13 कब लगेगा? 13 तब लगेगा जब इन दोनों में से कोई एक इंडिया में होगा लोकेशन और एक ही इंडिया के बाहर होगी। तो दोनों में से एक इंडिया के अगर बाहर होगा तो 13, दोनों इंडिया में होंगे तो 12, दोनों इंडिया के बाहर होंगे तो ना 12 ना 13, ना 13 ना मेरा। समझ पा रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं? ओके। तो सेक्शन 12 फिर से पढ़ते हुए, तब लगने वाला है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एज वेल एज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों अगर इंडिया में हो। और सर इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, बताइए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए किया क्या किया है, एक तो सर्विसेज का कॉलम बनाया, दूसरा ये जो दोनों है ये है स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा इसको मर्ज कर देते तो स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट, या तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा, उसके हिसाब से सर थोड़ा सा चेंज आएगा। जिसमें सबसे पहले सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जनरल प्रिंसिपल बताता है। सर इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं। आप जैसे नीचे पढ़ेंगे 12 सबसेक्शन 3 से लेकर के बहुत सारे आप पढ़ने वाले हैं, 12 14 तक आप पढ़ने वाले हैं। हाँ, 12 सबसेक्शन 3 से लेके आप ये सब पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ाऊंगा अभी आपको, ये इतने आप पढ़ेंगे 12 14 तक। अब ये जो 12 3 से लेके 12 14 तक है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके
सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 तक है, ये स्पेसिफिक केसेस कवर करते हैं। स्पेसिफिक केसेस जैसे आप पढ़ेंगे अभी, एक केस पढ़ेंगे आप ब्यूटी पार्लर का, तो ब्यूटी पार्लर का एक अलग से पॉइंट बना हुआ है। जो केसेस स्पेसिफिक में कवर्ड हैं, यानी 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 तक अगर वो पर्टिकुलर सर्विस कवर्ड है तो वहां पे जनरल प्रिंसिपल नहीं लगता। जनरल प्रिंसिपल तभी लगता है जब वो पर्टिकुलर सर्विस 12(3) से लेके 12(14) तक कवर्ड ना हो। भाई सारी सर्विसेज तो लॉ मेकर लिख नहीं सकता था, तो उसको जो मोटी मोटी लगी, जो मेन इंपॉर्टेंट जो उसके हिसाब से उसको लगी, उसके लिए स्पेसिफिक सबसेक्शंस बना दिए। अब जो बच गई उसका क्या होगा, लोग कहते फिर तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने बताई नहीं, तो उसने बनाया बची हुई के लिए जनरल प्रिंसिपल, यानी 12 subsection 2 will be applicable only in those cases where specific provisions given under section 12 subsection 3 to 12 subsection 14 are not applicable। 12(2) तभी लगेगा जब 3 से 14 नहीं लगेगा। और 12(2) कहता क्या है, आओ पढ़ें। कहता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, किसके बारे में कह रहा है, रेसिपिएंट के बारे में, सप्लायर के बारे में, किसके बारे में, रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन है रेसिपिएंट की वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और लेकिन रेसिपिएंट का एड्रेस आपके पास है, रेसिपिएंट है तो अनरजिस्टर्ड लेकिन सप्लायर के पास उसका एड्रेस है, तो भी रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस भी नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन। एक बार फिर से समझाता हूं, सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई आप पढ़ रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम करते क्या हैं, हम रेसिपिएंट का स्टेटस देखते हैं कि तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो होगे या नहीं होगे। अगर होगे तो जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, रेसिपिएंट का लोकेशन है, या हिंदी बोले तो जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रेसिपिएंट का एड्रेस है, तो भी रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर कह रहा है मेरे पास रेसिपिएंट का एड्रेस भी नहीं, हमें क्या पता आपने किसको सर्विस दे दी, हमारे पास उसका एड्रेस नहीं भैया, तो फिर जो सप्लायर की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बात बताता है जनरल प्रिंसिपल। और जनरल प्रिंसिपल कब लगता है, 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 तक ना लग रहे हो तो ही लगता है, हर जगह नहीं लगता। अब बोलो एक एक करके पढ़े, कुछ पूछना आ रहा है कुछ दिमाग में तुम्हारे, पूछो 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 पूछो, कोई बात नहीं, पूछिए। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहा है, अच्छा पूछो, उसमें पूछ लो। हम्म। किसमें काम है, तो फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे। कह रहे जैसे मान लीजिए इंपोर्ट बिन का एक डाउट आया, इसमें नहीं आया, जो गुड्स में पढ़ाया, कि मान लीजिए एक इंपोर्टर है और उसके ना, इसका आपके डाउट को थोड़ा सा रीफ्रेम कर देंगे इन बच्चों को समझ में आ जाए। उसके ना अलग अलग स्टेट्स में, 3-4 स्टेट्स में मान लो इंडिया में बिजनेसेस हैं, वो पेन बनाता है, 3-4 स्टेट्स में पेन बनाता है, बेचता है, और पेन बनाने के लिए उसने इंक इंपोर्ट करी है, और वो इंक थोड़ी थोड़ी हर जगह पे जानी है। तो इंपोर्ट के केस में मैंने आपको पढ़ाया कि जो इंपोर्टर की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। कि ना सर ऐसे केस में तो वो मान लो 4 स्टेट में रजिस्टर्ड है, ऐसे में कैसे निकलेगा, जितनी इंक जिस स्टेट में सप्लाई होनी है उतनी इंक की प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट होगा। मतलब मान लो हमने 100 लीटर इंक खरीदी, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, 100 लीटर इंक इंपोर्ट करी, 25 लीटर इंक यूज होगी, हम यूपी में रजिस्टर्ड है वहां पे, 25 लीटर इंक यूज होगी महाराष्ट्र में, 25 लीटर इंक यूज होगी हरियाणा में, 25 लीटर इंक यूज होगी गोवा में। तो उस 25-25-25 हमने इक्वल लिए, जरूरी नहीं इक्वल हो, कुछ जो भी प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन में उतनी प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी। यूपी वाले के लिए 25 लीटर इंक पे जो जीएसटी बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई, गोवा वाले के लिए जो बनता है गोवा, महाराष्ट्र वाले के लिए जो, समझ पा रहे हैं बात को, उस प्रोपोर्शन में हम बांट देंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी का नहीं, बाकी ये समझ में आ गया। सर्विस में मैं दोबारा आता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस सेक्शन 12 तभी लगता है जब सप्लायर की लोकेशन एज वेल एज रेसिपिएंट की लोकेशन दोनों कहां पे,
दोनों ही कहां पे हो, एंड लगा था ना, दोनों ही कहां पे हो, इंडिया में, नहीं तो 12 नहीं लगता। जिसमें सबसेक्शन 2 जो है वो जनरल प्रिंसिपल बताता है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसका एड्रेस आपके पास, तो एड्रेस ले लीजिए, यानी रेसिपिएंट की लोकेशन, नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन इन अदर केसेस। अब मैं स्पेसिफिक प्रोविजंस में आपको लेके चलना चाहता हूं। सर्विसेज पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं, गुड्स नहीं पढ़ रहे हैं, सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से शुरू होते हैं एक्सेप्शनल या स्पेशल केसेस, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली कौन सी सर्विसेज की बात हो रही है सर? सबसेक्शन 3 कवर करता है ऐसी सर्विसेज जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या और भी हैं, ये सब वही 12(3) की हैं, या फिर लॉजिंग एकोमोडेशन, होटल्स वगैरह की एकोमोडेशन हो सकती है, या एकोमोडेशन फॉर फंक्शन, आपकी शादी है और आपने कोई बढ़िया होटल बुक कर लिया, या कोई भी वेन्यू, कोई भी बुक जगह बुक कर लिया आपने फंक्शन, या उससे रिलेटेड जो भी एंसिलरी सर्विसेज है, एंसिलरी सर्विसेज समझते हैं, रिलेटेड सर्विसेज। ऐसे में जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, होटल बुक करते हैं ना आमतौर पे, तो कहाँ, मान लो गोवा आप घूमने निकल गए, तो आप यूपी के हो, गोवा में होटल बुक कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गोवा है, जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। दूसरा केस, मान लो कोई मुंबई का या बाहर का, कहीं कहीं का भी है, मान लो उसको लगा कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का भी बड़ा चलन है। और कहाँ करोगे? अगर करोगे इंडिया के अंदर बताना, इंडिया के बाहर बताओगे फिर 12 से निकल के 13 पहुंच जाएंगे। बताओ अगर करोगे तो कहाँ करोगे? बढ़िया जगह बताओ, तुम लोग तो घूमते हो। नहीं करनी है, जिसको करनी है तो मान लो किसी और को करा देंगे, तुम लोग ना करना। कहाँ करेंगे? उदयपुर में, वेरी गुड। तो उदयपुर राजस्थान पड़ा, है ना? अब उदयपुर में मान लो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और आप हैं यूपी कानपुर के, कानपुरिया, ठीक है। अब बोलिए साहब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? उदयपुर। समझ पे आ रहे? उस प्रॉपर्टी संबंधित है, तो जहां पे वो प्रॉपर्टी संबंधित है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मान लो आपने कहा कि नहीं भैया, हमें शादी करनी है दुबई में, इंडिया में कुछ रखा नहीं है ना, अपने अभिनव वहीं से हैं, दुबई से हैं, ठीक है, तो अपने शादी करनी है दुबई में। सप्लायर जो है, जिसका होटल है मान लो दुबई में, वो सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, शादी इंडिया के बंदे को करनी है, सेक्शन 12 एप्लीकेबल है, 13 नहीं। मैंने क्या बोला? सप्लायर मान लिया थोड़ी देर के लिए इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है वो इंडिया के बाहर है। या और एग्जांपल ले ले, मान लो सपोज करो एक बंदा है, मान लो मैं इंडिया का हूं, मैं दुबई में एक नया होटल खोल रहा हूं और मेरे को ना उसका इंटीरियर कराना है। मैंने यहीं का एक बंदा पकड़ा, हमने कहा यार वो दुबई में खोलना, इंटीरियर तुम करो। हो सकता है पॉसिबल? तो 12 एप्लीकेबल है, 13 एप्लीकेबल नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे में तो 13 लग जाएगा। अगर रेसिपिएंट भी बाहर का है तो 13, या सप्लायर बाहर का है तो 13। बट मैंने कहा सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट इंडिया का है, प्रॉपर्टी दुबई में है, उस दुबई की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कोई सर्विस ले रहे हैं। लॉ मेकर कह रहा है सर क्या वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है? हमने कहा हाँ। कह रहा है सर सर रुकिए ना सर। हमने कहा तुमने बता तो दिया कि जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। कह रहा नहीं सर रुकिए प्लीज, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। हमने कहा बड़े ही बदतमीज इंसान हो तुम। हमने कहा तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीएसटी का नुकसान ना हो किसी भी कीमत पे? कह रहा हाँ। कह रहा अगर हम ये प्रोवाइजर ना डालते, अभी मैं काट रहा हूं फिर मैं इरेज कर दूं, कटा नहीं है, आप ना काटना। अगर ये ना होता लॉ में, तो क्या लिखा था लॉ मेकर ने? जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अगर यही लिखा होता तो फिर दुबई आ जाता प्लेस ऑफ सप्लाई, और जैसे ही दुबई आ जाता जीएसटी नहीं लगता। उसने कहा नहीं नहीं सर रुकिए ना सर, अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इंडिया के बाहर, या इंटेंशन है टू बी सिचुएटेड इंडिया के बाहर, तो प्रॉपर्टी की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है सर। फिर जहां पे रेसिपिएंट की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट कहां का होगा? आप 12 लगा रहे हैं तो रेसिपिएंट कहां का होगा? इंडिया का होगा, नहीं तो 12 लगता ही नहीं है। दैट मीन्स अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, ऐसे समझते हैं, ऐसे लिख के बताता हूं, ये हटाता हूं ना, डिलीट नहीं किया कुछ भी मैंने, ऐसे। सर क्या बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी इंडिया है। सर्विस की बात कर रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये कॉमन चल रहा है। तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है? सेक्शन 12। और आप जो सर्विस ले रहे हैं
वो रिगार्डिंग किसी प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईपी लिख दूं, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, केस 1, वो प्रॉपर्टी भी सिचुएटेड है इंडिया में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और केस 2, वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। मतलब ये दोनों कॉमन चल रहे हैं रेड पेन से जो लिखे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, अब एक बार और पढ़ के देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लेकिन अगर लोकेशन उस प्रॉपर्टी की इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की लोकेशन। ये किसके किसके लिए पढ़ा, जो भी सर्विसेज प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लोकेटेड है, रिलेटेड है, लॉजिंग एकोमोडेशन, एकोमोडेशन फॉर फंक्शन या एंसिलरी सर्विसेज, यानी इन सबको मिलाकर के ये पढ़ लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सर्विसेज ले रहे हैं उसके लिए जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इतनी बात आप समझ गए। सर अगर मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली है, प्रॉपर्टी के लिए ली है, और वो सर्विस एक से ज्यादा जगह पे, एक से ज्यादा स्टेट पे ली गई है, जैसे अभी आपने कहा कि हम शादी करेंगे या शादी करने का मन है उदयपुर राजस्थान से, और आपने उसमें साथ में एक और बात कर ली कि शादी तो हम उदयपुर से करेंगे, लेकिन जो हम एंगेजमेंट करेंगे, मान लीजिए आपने कहा वो ओरछा से करेंगे, एमपी लगता है वो ओरछा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। तो आपने कहा हम एंगेजमेंट ओरछा से करेंगे और शादी वहां से करेंगे। और आपने एक बात करी मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स के दोनों जगह पे होटल हैं, यहाँ पे भी होटल है वहां पे भी होटल है। उन्होंने फिक्स कर दिया, सर ठीक है हम आपसे 1 करोड़ रुपए लेंगे सिर्फ होटल होटल का, और दोनों जगह पे काम हो जाएगा। इस दिन एंगेजमेंट यहाँ फिक्स कर दी, उस दिन वहां शादी फिक्स कर दी। अब प्रॉपर्टी इंडिया में ही सिचुएटेड है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेट में सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक से ज्यादा निकलेगा, और हमें उसको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा वैल्यू। अब प्रपोर्शनेट कैसे करेंगे सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ में 70 लाख उदयपुर वाली प्रॉपर्टी के लिए, 30 लाख रुपए ऊर्जा वाले के लिए, तो 70 और 30, कोई और रेशियो है तो उसमें, और कुछ नहीं बताया तो रूल्स बताएंगे कि क्या होता है। फिर वो एरिया के हिसाब से हम लोग करते हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ना, या कितनी नाइट स्टे कहाँ पे था, उसके हिसाब से वो पैरामीटर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट पे लोकेटेड है तो वैल्यू प्रोपोर्शनेटली लेंगे या एज पर रूल्स लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं साफ साफ लिखा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका और उसका जो एग्रीमेंट हुआ, तो फिर रूल्स के हिसाब से। बोलो समझ पा रहे हो, पक्का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो तुरंत एक स्टेट की सीमा खत्म होती है और दूसरे स्टेट की सीमा शुरू हो जाती है। सीमा समझते हो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में सीमा को, बाउंड्रीज, बॉर्डर, है ना, वो बाउंड्रीज खत्म होती है दूसरे की शुरू हो जाती है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी ये मान लो ये मेरे पास एक जमीन है। अब जमीन का इतना हिस्सा कोई और स्टेट में आता है और इतना कोई और स्टेट में, जमीन एक ही है बट इतना हिस्सा दूसरे स्टेट में लग रहा है और इतना दूसरे, इतना हिस्सा आ रहा है एमपी में, इतना हिस्सा आ रहा है यूपी में। पॉसिबल है, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटी। और हमने कोई सर्विस ली, अब हमने तो पूरी प्रॉपर्टी के लिए ली है, अब करें क्या, प्रपोर्शनेट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखाओ कि इतने हिस्से की इतनी वैल्यू, इतने हिस्से की इतनी। नहीं लिखा तो हम किसी तरीके से करेंगे, लेट से हम एरिया नापेंगे कि मतलब ये कितना एरिया है, कितनी जमीन है, ये कितनी जमीन है, उस प्रपोर्शन में उसको अलग अलग करेंगे। समझ पाए, पक्का, ओके ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं क्या है बेटा। मिस्टर ए CS हैं, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, ये ट्रेवल कर रहे हैं बेंगलोर कर्नाटका में बिजनेस पर्पस के लिए, और वहां पे होटल में रुक गए हैं। बताइए साहब, होटल में रुक गए, होटल कहाँ लिया है इन्होंने, बेंगलोर। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, बेंगलोर। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर है, यानी वो प्लेस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो ही है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब जहां पे वो होटल वाला रजिस्टर्ड होगा आमतौर पे वो भी बेंगलोर में ही है, तो बेंगलोर में रजिस्टर्ड होगा। आमतौर पे 99% सिचुएशन में ये जो सप्लाई बनेगी ये इंट्रा स्टेट बनेगी, ना कि इंटर। समझ पा रहे हैं, सप्लायर कौन है, होटल वाला,
होटल वाला कहाँ का होगा, कहाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, जहाँ पे होटल है उसी स्टेट में तो लोग, ऐसा तो है नहीं तुम होटल चला रहे हो कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेके बैठे, यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्नाटका में तुमने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकली, कर्नाटका निकली, लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, इंटर की इंट्रा, इंट्रा ज्यादातर केसेस में इंट्रा ही बनेगा, इसमें इंटर बन ही नहीं सकता। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन उठा रहे हैं, ज्यादातर केसेस, लिखना नहीं, लिखना नहीं, होटल वगैरह के ज्यादातर केसेस में इंट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले सर, ये तो सबको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है सर। अगली सर्विस, अगली है साहब ब्यूटी पार्लर, फिटनेस जो जिम वगैरह, रेस्टोरेंट की सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब ऐसी सर्विसेज जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, जिसमें आमतौर पे आप वो सर्विस ऑनलाइन नहीं ले पाते। फेशियल कराना है तो लैपटॉप खोल करके फेशियल हो जाएगा, उसने हाथ से निकाले फेशियल आपका नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड है। आमतौर पे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, जहां पे आपने वो सर्विस ली, वो है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। आप यहां से घूमने चले गए कहीं पे बढ़िया जगह, आपने वहां पे अपना ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज ली, तो जहां घूमने गए हैं, वहां नैनीताल चले गए, वहां ब्यूटी पार्लर चले गए, तो नैनीताल यानी उत्तराखंड जो है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, क्लियर हो पा रहा है आपको बात। और सर्विस की बात करते हैं, ट्रेनिंग की सर्विसेज, परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ये तो दो कॉलम जहां बने हैं, हर जगह नहीं बने, जैसे यहाँ पे आप देखो 12(4) में हमने दो कॉलम बनाए थे, तो यानी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस कब लेंगे, जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, दोनों केसेस में यही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये नहीं था, तो दोनों केसेस में है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये पार्ट जो लेफ्ट वाला है वो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो, और राइट वाला पार्ट अनरजिस्टर्ड, क्लियर हो पा रहा है। तो अगर बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज की, तो जो लोकेशन है रेसिपिएंट की, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हम बोलेंगे, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे वो ट्रेनिंग की सर्विसेज परफॉर्म्ड हुई है वो। एग्जाम्पल जैसे आपको समझाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मान लीजिए सपोज करिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड कंपनी है, और ये कंपनी कहाँ की है, मान लेते हैं ये मुंबई की है, महाराष्ट्र की ये कंपनी है। इसने मेरे से कांटेक्ट किया, विक्की सर से कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा सर हमारे एम्प्लॉयज को थोड़ा सा ना आप जीएसटी पढ़ा दीजिए, या जीएसटी में ट्रेनिंग दे दीजिए, या जीएसटी का रिटर्न कैसे भरा जाता है थोड़ा सा एक बेसिक सिखा दीजिए, ये 4 5 10 एम्प्लॉयज को सर, ताकि ये काम करने में इनको दिक्कतें ना आए। हमने कहा ठीक है, हमारी उसकी बात हुई, जो भी पैसों की बात हुई, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने एक काम करते हैं सर, इनको ना ये हम ट्रेनिंग दे देंगे, 1 हफ्ते का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, 1 हफ्ते में उनको ठीक ठाक सिखा देंगे, बट सर थोड़ा सा ना इसको अलग रख लेते हैं। हमने कहा मैं कानपुर का हूँ, मैंने कहा ये ट्रेनिंग हम लोग गोवा में रख लेते हैं सर, एम्प्लॉयज खुशी खुशी घूमेंगे भी शाम को और दिन में पढ़ाई भी कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, एक फन दो काज। तो ये ट्रेनिंग हम लोगों ने एक तरीके का रेसिडेंशियल प्रोग्राम टाइप का रख लिया गोवा में। अब साहब बात आती है कि ए लिमिटेड ने हाँ बोल दिया, और ए लिमिटेड जो है वो मुंबई में रजिस्टर्ड है, ये है आपका रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मुंबई का है, मैं सप्लायर हूं, मैं कानपुर में रजिस्टर्ड हूं, यूपी में, ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बंदे जो गोवा में आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये रेसिपिएंट नहीं कहलाएंगे, रेसिपिएंट ए लिमिटेड है, समझ पा अंतर समझ पा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये रेसिपिएंट नहीं है, तो उसके एम्प्लॉय है, रेसिपिएंट कौन है, ए लिमिटेड। लॉ मेकर कह रहा है सर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो रेसिपिएंट की लोकेशन है, हमने कहा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, हमने अभी यही केस लिया, तो कह रहा सर प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई महाराष्ट्र, गोवा नहीं है। हमने कहा फिर, कह रहा सर आप कहाँ के, हमने कहा हम सप्लायर हम यूपी के हैं भैया, यूपी के भैया है। कह रहा वो कहाँ का है, हमने कहा वो है महाराष्ट्र का, कह रहा इंटर है, आईजीएसटी लगाओ बिल में। दूसरा केस, ए लिमिटेड अनरजिस्टर्ड होता, ए लिमिटेड ने हमसे बात करी, मुंबई का सर्विस देनी देनी है उसको, हमने कहा ठीक है, हमने गोवा में देते हैं तुमको सर्विस, और ए लिमिटेड है मुंबई का लेकिन अनरजिस्टर्ड है, तो जहां सर्विस हुई, जहां मतलब वो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड करी गोवा, तो ऐसे केस में गोवा, मैं यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, अगेन इंटर है लेकिन ये गोवा निकली प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि मुंबई। तो अगर ट्रेनिंग की सर्विसेज की बात करते हैं और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन रेसिपिएंट की,
लोकेशन परफॉर्मेंस की तब लेंगे जब वो अनरजिस्टर्ड होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे भी जो लिखा है उसको भी पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। XYZ कंसल्टेंट registered at Bangalore, Karnataka, provides training to its client employee at Mumbai, Maharashtra। फिर से इतनी लाइन पढ़ते हैं। कह रहा XYZ कंसल्टेंट है, ये बैंगलोर में कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, ये ट्रेनिंग देते हैं, यानी ये सप्लायर है, ट्रेनिंग की सर्विसेज देता है अपना क्लाइंट के एम्प्लॉइज को। क्लाइंट का एम्प्लॉय कहाँ का है? मुंबई का, महाराष्ट्र का। क्लाइंट के एम्प्लॉइज को कहां पे देते हैं? नहीं, क्लाइंट का एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हैं मुंबई में। क्लाइंट कहां का है? क्लाइंट रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। यानी तीन बातें, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कर्नाटका का है, सर्विस दी जा रही है मुंबई महाराष्ट्र में, बट जिसको सर्विस मिल रही, जो क्लाइंट है, वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। साहब बताइए ना, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, और सप्लायर कहां का है? कर्नाटका का। कर्नाटका और तमिलनाडु यानी इंटर स्टेट आईजीएसटी लगाएगा। इन दिस केस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन रेसिपिएंट की यानी तमिलनाडु रहने वाली है, एंड इसलिए आईजीएसटी लगने वाला है क्योंकि सप्लायर कर्नाटका का और प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु की है। सेम केस में इसी क्वेश्चन में अगर मैं राइट में ना जाऊं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कर देता कि साहब क्लाइंट अनरजिस्टर्ड है, अन लिख देता, अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, करना नहीं। सेम क्वेश्चन में अगर मैं कह देता कि क्लाइंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो महाराष्ट्र हो जाती प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे वो परफॉर्मेंस हुई है। अब ये पढ़ो, इन द लेफ्ट एग्जांपल, अगर क्लाइंट अनरजिस्टर्ड होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होती, एंड अगेन आईजीएसटी लगता क्योंकि सप्लायर तो कर्नाटका का है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके जी। 12 सबसेक्शन 6, जैसे आप कई बार कहीं पे जाते हैं और कहीं पे भी गए आप, और वहां पे लेट से आप किसी इवेंट में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इवेंट की टिकट खरीद के चले गए, या कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंसान ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क चला गया, या मान लो कहीं गजल का शो था वहां चले गए गजल अटेंड करने, या जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हैं। ये ऐसे जो भी सर्विसेज हैं, वो जहां पे वो इवेंट हो रहा है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मान लो आप नैनीताल गए, बोर हो रहे थे, आपने कहा पिक्चर देख लेते हैं जाके, तो पिक्चर देखी कहाँ देखी? नैनीताल में। तो नैनीताल जो है ना, वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। पढ़ के देखिएगा, एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, इवेंट एक्सेट्रा एंड एंसिलरी सर्विसेज भी उसकी प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड या वेयर पार्क और सच प्लेस इज लोकेटेड। क्लियर हो गया आपको? बात समझ पा रहे हैं कि और एग्जाम्पल दें? आ रहे हैं समझ में? एग्जाम्पल, राधा इज ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, travel to Bangalore, Karnataka for a vacation and book tickets for an event at the water park। कौन से वाटर पार्क में? महाराष्ट्र का कि कर्नाटका का? कर्नाटका। वाटर पार्क है कर्नाटका में, वहां पे टिकट बुक कर ली, जा रही है घूमने। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए? कर्नाटका। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर यानी कर्नाटका है। और आमतौर पे ये जो सप्लायर है वाटर पार्क वाला, वो भी वही कर्नाटका में ही तो रजिस्टर्ड होगा। वहां बैठ करके अगर वाटर पार्क चला रहा है तो स्विट्जरलैंड में थोड़ी ना रजिस्टर्ड होगा। तो आमतौर पे 90% केसेस में ये भी इंटर ही निकलती, इंट्रा निकलती, इंटर नहीं निकलती। चलिए, तो इस तरीके की जो भी आप सर्विसेज लेते हैं, या मान लीजिए कहीं जादू का शो लगा था आप देखने चले गए, ओपी शर्मा जादूगर, जादू 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 लगता है ना जनरल लाजपत राय में, देखा नहीं कभी? हाँ। अब तो वो नहीं है, उनका बेटा है शायद, वो तो खत्म हो गया। तो साहब जहां पे वो इवेंट हो रहा है वो है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। आजकल तो बहुत सारे लगने लगे हैं भी, वो कानपुर में लगा हुआ है या पता हट गया कि नहीं पता नहीं, वो सिंगापुर की थीम पे कुछ लगा हुआ है ना, सिंगापुर बेस्ड थीम पे मोती झील में। गए हो तुम लोग क्या? नहीं गए? अभी से पहले वो लगा था जो फिश वाला, गए थे तुम लोग? हाँ, अब वो तो कहीं और का होगा। आप उसने इवेंट यहाँ लगाया, आप जाकर के देख रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां पे इवेंट हुआ। क्लियर? इतनी बात समझ गए? 12 सबसेक्शन 7 आप पढ़ के ये बताएंगे, हमको पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप बताएंगे क्या? पहले सुन लो। आप पढ़ के ये बताओगे कि 12 सबसेक्शन 6 जो भी पढ़ा और 12 सबसेक्शन 7 जो भी पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या इन दोनों में एक ही जैसी सर्विस तो नहीं लिखी? देखते हैं जरा क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स अबव
इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंसेस, फेयर, एग्जीबिशन एक्सेट्रा। अब वो मतलब 12 सबसेक्शन 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या एंसिलरी सर्विसेज और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट। 12 सबसेक्शन 6 में क्या हो रहा है? अटेंड कर रहे हैं। और 12 सबसेक्शन 7 में क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे थोड़ा समझाने की कोशिश करो हमको। बहुत बढ़िया बताया, लेकिन थोड़ा इलेबोरेट करो। हाँ, हम लोग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ओके। और 12 सबसेक्शन 7? ओके, ठीक है, ओके। और कोई? तो वो तो सर्विस दे रहा है ना, ओपी शर्मा जैसे जादूगर है, वो तो सर्विस दे रहा है ना। वो सर्विस दे रहा, आप सर्विस ले रहे हैं। तो 12/6 में तो 12/7 क्या है? मतलब चलो मैं समझा देता हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, वेल ट्राइड। और अच्छा ही थे आप, बट थोड़ा समझ लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। जैसे ओपी शर्मा जादूगर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब साहब, एक तो वो सर्विस हो गई जो ओपी शर्मा जादूगर आपको देख रहा है, दे रहा है। मतलब आप जा रहे हैं वहां पे, टिकट खरीद रहे हैं और जादू देख करके आ रहे हैं। वो कवर है 12 सबसेक्शन 6 में। पर जैसे वो जादू दिखाता है, तो जादू दिखाने के लिए उसको स्टेज तैयार कराना पड़ता होगा, उस हिसाब से लाइटिंग्स वगैरह अरेंज करनी पड़ती होंगी, स्पेशल इफेक्ट्स दिखाने पड़ते होंगे। तो उसने एक बंदे से बात करी, ऑर्गेनाइजर से। ओपी शर्मा जादूगर ने, उसकी टीम ने बात करी एक ऑर्गेनाइजर से कि तुम हमें ऐसा ऐसा स्टेज बना करके दोगे, ऐसी लाइटिंग्स बना करके दोगे, ये बटन दबाएं तो धुआं निकलने लगे। जादू के हाथ की सफाई तो है। जब तक आप समझ पाएंगे तब तक लड़की चेंज होकर के शेर बन जाएगी, है ना। तो वो बंदा जो इवेंट की सर्विसेज ले रहा है किसी से, ऑर्गेनाइज करा रहा है अपने इवेंट को, वो कवर्ड है 12 सबसेक्शन 7 में। मतलब एक सर्विस ओपी शर्मा जादू करने वाले ने भी ली है। कौन सी? ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस। वो 12 सबसेक्शन 7 में। और जो वो सर्विस दे रहा है, वो 12/6 में। जितने भी ये फंक्शंस होते हैं, उनमें और भी तो सर्विसेज लगती हैं ऑर्गेनाइजर्स की। जैसे बात करते हैं शादी की, तो एक तो वो हो गया जो आप शादी कर रहे हैं। और आपने आजकल वो नहीं होते इवेंट मैनेजमेंट वाले, या वो बैंड बाजा बारात, एक मूवी आई थी, देखी थी आपने? नहीं देखी? कोई नहीं। इवेंट मैनेजमेंट वाले बंदे सुने हैं, शादी मैनेज करते हैं। तो आपने इवेंट मैनेजमेंट वाले बंदे की सर्विस ली। वो कह रहे सर सब कुछ हम करके देंगे, बस शादी सर आपको करनी पड़ेगी सर, बाकी सर सब हम कर देंगे, है ना। वरमाला से ला करके फूल वूल सब ला देगा वो। पैसा होना चाहिए आपके पास आज की तारीख में, बाकी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब तो यहां तक का चलन हो गया है, मैं आपको बताऊं। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड की शादी थी। थोड़ा लड़की थी, मतलब उसकी शादी थी। तो हम लोग सीए में साथ में थे, बातचीत होती रहती थी। तो मेरे पास एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप से कार्ड आया। मैंने कहा ये उसकी शादी है, पता नहीं हमने ये कौन सा नंबर है, या तो चेंज किया होगा। फिर फिर 5-10 मिनट बाद कॉल भी आया। सर मैं ना ये सो एंड सो बोल रहा हूँ, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला था। मैं इनके यहाँ से बोल रहा हूँ। हमने कहा जी। कह रहा सर वो उनकी शादी है, आपको जरूर जरूर आना है सर, आपको आना है सर। मतलब ये जमाना आ गया है। आप समझने की कोशिश करें कि साहब इनवाइट करने के पहले एक समय होता था जब लोग इनवाइट करने के लिए इज्जत के साथ कार्ड छपवाते थे और दूसरे घर में जाते थे मिठाई लेके, और ना कोई ऐसे ना जाए तो फूफा जी मुंह फुला के बैठ जाते थे, हमको तो बुलाया नहीं, है ना। अब उसके बाद अब जमाना चेंज हुआ, लोगों ने कार्ड छपवाने बंद करे, अब वीडियोस बनाते हैं बहुत से जगह पे, और वीडियोस भेजते हैं और खुद कॉल कर देते हैं। अब वो जमाना भी हम देख रहे हैं। बहुत अमीर, जिसकी मैं बात करूं बड़े अमीर घर की लड़की है। तो ये जमाना आ रहा है कि इतना टाइम भी नहीं है कि एक बार कॉल कर दे। मैं गया नहीं, वह हमें भी अपने, हम भी कम फूफा जी थोड़ी ना है। तो हम लोग को भाई, आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता रहता हूँ कि जमाना किस तरफ मूव कर रहा है। तो उसके बाद इतना भी समय नहीं है कि वो पर्सनल एक या व्हाट्सएप पे ही लिख के भेज दे या कॉल कर ले, तो ऐसे में तो बुलाओ ही नहीं, बात ही खत्म होती है ना। वो कि लिफाफा भी हम भी व्हाट्सएप पे फोटो भेज देंगे, वो 500 के नोट। खैर, तो ये वो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग वही कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करना, फेयर, एग्जीबिशन या उससे रिलेटेड कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कौन हुआ सर? ओपी शर्मा वाला इस केस में जैसे हमने एग्जांपल दिया, वो रेसिपिएंट हो गया।
और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो सप्लायर हो गया, ओपी शर्मा वाला जिससे सर्विस ले रहा है वो सप्लायर, ओपी शर्मा वाला रेसिपिएंट। अगर ओपी शर्मा रजिस्टर्ड है तो लोकेशन रेसिपिएंट की, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां वो इवेंट हो रहा है वो। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर इवेंट इंडिया के बाहर है, अनरजिस्टर्ड में लिखा है ये बात, तो फिर रेसिपिएंट। मतलब अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की, अनरजिस्टर्ड है और इवेंट इंडिया में है तो इवेंट, अनरजिस्टर्ड है और इवेंट इंडिया के बाहर है तो रेसिपिएंट की लोकेशन। ये फर्क है 12.6 और 12.7 में। आपको एक एग्जांपल 12.7 का पढ़ा देता हूं। मिस्टर एक्स बेस्ड इन अहमदाबाद गुजरात solicits the services of an event management company जो दिल्ली की है फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। और देखिए आपने क्या बढ़िया बताया था, उदयपुर में ये भी प्लान कर रहे हैं। दे प्लान फॉर ए डेस्टिनेशन वेडिंग एट ए पैलेस इन उदयपुर राजस्थान। इन दिस केस मिस्टर एक्स इज रजिस्टर्ड, अगर तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अहमदाबाद, और आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उदयपुर। क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? मैं एक बार और पढ़ूं कि समझ में आ गया है? आ गया है। अगली सर्विसेज की पढ़ना है कि गुड्स की पढ़ना है? तो फिर यहां क्यों लिखा है अगले में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कोरियर मेल। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना सर्विस होता है कि गुड्स होता है? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो सर्विस है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई पड़े। जैसे आप कोरियर के थ्रू भेज देते, मेल के थ्रू, या और भी किसी मोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे वो गुड्स हैंडओवर हो गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोकेशन। आपने कानपुर में हैंडओवर कर दिया कि मुंबई पहुंचा दो, तो कानपुर है प्लेस ऑफ सप्लाई जहां हैंडओवर हो गया। अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो जहां हैंडओवर हो गए। एग्जांपल देखना, नागेंद्र कुमार इज रीलोकेटिंग, रीलोकेटिंग समझते हैं, इसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई। और इन्होंने पैकर्स मूवर्स वालों को बुलाया, पैकर्स मूवर्स वाले आते हैं ना, पैकिंग करके ले जाते हैं सब कुछ, एंड मूव एंड फॉर पैकिंग एंड रीलोकेशन शिपिंग ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स। अब अगर नागेंद्र कुमार आमतौर पे अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, अगर अनरजिस्टर्ड होंगे तो क्या होगा, जहां पे नागेंद्र कुमार ने वो गुड्स उनको हैंडओवर कर दिए, कहां हैंडओवर कर दिए, बेंगलोर यानी कर्नाटका में। तो कह रहे हैं सर इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर यानी कर्नाटका हो जाएगी। और एज्यूमिंग पैकर मूवर वाले भी अगर बेंगलोर के हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और कहीं और के हैं तो फिर किसी और स्टेट के तो आईजीएसटी लगेगा। नहीं तो अलग चीज हो गई बेटा, आप समझ नहीं पाए, मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं डाउट लेता हूँ क्या है। कह रहे सर जैसे मान लो आपके डाउट को थोड़ा सा रिफ्रेम करते हैं ना, समझ आएगा। मिस्टर ए हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं, वहीं कहाँ जा रहे थे वो, कर्नाटका से बेंगलोर से, कहाँ था अपने इस एग्जाम्पल में, कर्नाटका से चेन्नई यानी तमिलनाडु, ठीक है ना। वही कर्नाटका से जा रहे हैं, के फॉर कर्नाटका से तमिलनाडु। तो ऐसे में आपको बताया गया अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड है तो जो इनकी लोकेशन है वो, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे गुड्स हैंडओवर करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कर्नाटका है। अब आपका डाउट इन्होंने ये पूछा कि मान लो सर मिस्टर ए ने कोई गुड्स नए खरीदे भी हैं, परचेज भी करे हैं, और फिर उसको अपने साथ शिफ्ट करवा दे रहे हैं कर्नाटका से तमिलनाडु। तो ये तो अलग अलग चीजें हो गई, दो अलग अलग सप्लाई। गुड्स जो खरीदे मिस्टर ए ने उस पे प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस की लगेगी। जहां से हमने गुड्स खरीदे वही कह रहे हम पहुंचवा देंगे, तो फिर वो कंपोजिट सप्लाई हो गई। गुड्स खरीदे भी और डिलीवर भी करा रहा है। गुड्स हमने जहां से खरीदे, हमने एसी खरीदा, हमने कहा ये एसी हमने कर्नाटका में बुक किया, हमने कहा लेकिन तमिलनाडु पहुंचा ना, या मशीन खरीदी तमिलनाडु, तो फिर वो गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी, सर्विस नहीं है वो, कंपोजिट सप्लाई है। मेन सप्लाई इसमें गुड्स है, और फिर सप्लाई कौन सी जाएगी, विद द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो जहां टर्मिनेशन होगा। समझ पा रहे हैं? और कोई डाउट किसी का? नहीं? ओके। अच्छा एक चीज और कह रहे हैं सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन, देखो हर जगह पे तो लॉ मेकर को लालच आ जाता है कि किसी तरीके से जीएसटी हम ले ले। यहाँ पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कहा सर अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो रहा है इंडिया के बाहर, मतलब गुड्स आप कहाँ पे भिजवा रहे हैं, सर्विसेज जो है वो इंडिया के बाहर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कह रहे हैं इंडिया के बाहर होगी।
डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स मतलब इंडिया के बाहर, मतलब ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी सब जगह पे भी देख रहे थे, लालच था उसको कि अगर बाहर लोकेटेड है वो प्रॉपर्टी तो रेसिपिएंट की ले लेंगे। यहाँ पता नहीं उसको ऐसे मन में क्या आया, कह रहा है सर अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर हो रहा है तो जीएसटी नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब इंडिया के बाहर निकलेगी। लेकिन अगर इंडिया के अंदर हो रहा है तो फिर आप तो देख ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। जी पूछिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जो एकोमोडेशन कह रहे हैं, जैसे शादी के केस में जो एकोमोडेशन दे रहा है वही सजा भी दे रहा है। हो सकता है, हाँ। आगे। ऐसे में आपको क्या लगता है मेन कौन सी सप्लाई है? एकोमोडेशन की ना। तो एकोमोडेशन की सप्लाई मेन है, उसके लिए फिर आप कौन सा लेंगी? 12 सबसेक्शन 3 लेंगी, ये वाला। अगर वो दोनों दे रहा है तो फिर उससे रिलेटेड ये इसमें कवर हो जाएगा, इंसिलरी सर्विसेज। और अगर अलग अलग आप ले रहे हैं, होटल अपने किसी से बुक करा लिया हो, तो फिर तो अलग अलग। बढ़िया डाउट है आपका, गुड। और कोई डाउट किसी का? पक्का? चलो जी। जी, एक तरीके से गुड्स आप इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं, जरूरी नहीं आप बेच रहे हो, इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता तो 11 में कवर हो जाता ना। आप ऐसी सर्विस, मान लो आप रीलोकेट हो रहे हो, आपने कहा इंडिया में कुछ नहीं रखा, हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, सामान लेके जाओ। फिर वो एक्सपोर्ट थोड़ी ना कर रहे हो गुड्स का, वो तो आप किसी सर्विस उठा रहे हो कि यहाँ से हमारे गुड्स वहां पहुंचा दिए जाए। उसको जीरो रेटेड नहीं बोलेंगे। बोलो बाजी, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो 12 सबसेक्शन 9 से अगले टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, थैंक यू सो मच।